Hello dear students, welcome to Evan Group of Education. Myself Bikaskar. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल को डिस्कस करने के लिए पहले कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करते हैं। तो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर म्यूचुअली किसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। तो हमारे देश में पार्टनरशिप के लिए ऑन 1 अक्टूबर 1932 एक एक्ट इन्फोर्स किया गया जो पार्टनरशिप के कानून को बताता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बिफोर द पार्टनरशिप एक्ट लोग पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस किया करते थे? द आंसर इज यस। तो पार्टनरशिप एक्ट से पहले लोग मिलकर बिजनेस किया करते थे, जिसके लिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को यूज किया करते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाया करते थे और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलकर बिजनेस किया करते थे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सफिशिएंट नहीं था, पार्टनरशिप बिजनेस की टर्म्स को सेटिस्फाइड नहीं करता था, इसीलिए इन 1932 पार्टनरशिप एक्ट को इन्फोर्स किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को पार्टनरशिप के बारे में। तो फ्रॉम द एक्ट अगर हम बात करेंगे तो इन द पार्टनरशिप एक्ट देयर आर टोटल 74 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स। लेकिन ये हमारे काम के नहीं है, इनमें से कुछ 6-8 सेक्शंस हमारे काम के हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल्स टू कैरी अ बिजनेस टू शेयर द म्यूचुअल प्रॉफिट्स। द बिजनेस मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम। ठीक है ना? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक बिजनेस का फॉर्म है जिसको दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट शेयर करने के उद्देश्य से म्यूचुअली करते हैं। जिस बिजनेस का संचालन वो सारे लोग मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई भी या कुछ लोग उस बिजनेस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम आती है पार्टनर। पार्टनर क्या है? तो एज पर द एक्ट, द पर्सन्स entered into the partnership agreement individually, that person is called a partner। तो जितने भी लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आते हैं उनमें से हर एक पर्सन को इंडिविजुअली एक पार्टनर बोला जाता है। यानी कि एबीसी एक पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों ही इंडिविजुअली क्या है? पार्टनर्स हैं। ये टर्म ज़्यादा क्लियर होगा अगर हम नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म है फर्म। फर्म क्या होता है? तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि मिस्टर ए इंडिविजुअली एक पार्टनर है, या मिस्टर बी इंडिविजुअली एक पार्टनर है, या मिस्टर सी इंडिविजुअली एक पार्टनर है। लेकिन अगर हम इन तीनों को मिलाकर बात करें, कलेक्टिवली बात करें, तो कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर कॉल्ड फर्म। यानी कि सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली जब बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? फर्म बोला जाएगा। यानी कि अगर हम आगे चैप्टर में कभी बोलते हैं कि भाई फर्म डिसाइडेड, इसका मतलब होगा ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड। ओके। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं फर्म नेम। नेक्स्ट टर्म है फर्म नेम। फर्म नेम क्या होता है? द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कैरीड बाय द पार्टनर्स इज कॉल्ड द फर्म नेम। जिस भी नाम से बिजनेस को कैरी किया जाता है उसको फर्म नेम कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट टर्म है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब एग्रीमेंट का क्या मीन है यहाँ पे वो समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब है राजीनामा। राजीनामा का मतलब है कि जो भी लोग पार्टनर्स बनते हैं वो सारे लोग कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अपनी कंसेंट देंगे और उनकी फ्री कंसेंट होने के बाद ही उन्हें पार्टनर माना जाएगा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब है ऑल द पार्टनर मस्ट बी एग्रीड फॉर द कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में सारी बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर एग्रीमेंट रहा हो, सारे लोग उस पर अपनी फ्री कंसेंट दे चुके हो। फ्री कंसेंट का मतलब किसी ने किसी भी दबाव में कोई भी कंसेंट ना दिया हो, सभी ने अपनी मंजूरी फ्री दी हो। ओके। नेक्स्ट हमें पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? अगर हम पार्टनरशिप में जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कुछ बुक्स और टीचर्स का कहना है कि अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो उसको अपन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जहाँ तक कि मेरे को ये नॉलेज है कि कोई भी डीड अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो डीड नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यानी कि एक एग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में है और जो कि रजिस्टर्ड है, यानी कि एवरी रिटन एग्रीमेंट आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन बिकम द डीड। रजिस्ट्रेशन से मतलब है कि अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ एंड एज पर द स्टैम्प एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर हम उसको स्टाम्प एक्ट ऑफ इंडिया के दरमियान रजिस्टर्ड करा देते हैं तो वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बन जाता है। एक सिंपल एग्रीमेंट में और एक डीड में क्या फ़र्क है? एक सिंपल एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट एक रिटन एग्रीमेंट अगर डीड नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है यानी कि वो पार्टनरशिप डीड है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी कि कानूनी तौर पर उसको हम वैलिड माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बातें करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला टर्म एग्रीमेंट है। तो एज पर द सेक्शन 5 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एवरी एग्रीमेंट इज द एग्रीमेंट दैट इज कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट ने एग्रीमेंट क्या बोला, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट को दिया गया है। तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट तो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। बट फिर भी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एडवाइस किया जाता है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जोड़ा गया है तो यानी कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिसअलाउ किया हुआ है कि ये लोग पार्टनरशिप में या किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकते, तो वो लोग तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी एंटर नहीं हो सकते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए डिसअलाउ किया हुआ है? दीज आर द माइनर्स, ये है माइनर। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का, यानी कि कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से सही नहीं है, जिसका मानसिक संतुलन खराब है। माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय अ लॉ, यानी कि कोई भी माइनर या कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ है, उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट में एंटर होने की परमिशन नहीं देता। ओके, नेक्स्ट हम पे आते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। फॉर मेकिंग अ पार्टनरशिप, ठीक है ना, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है? सिंपली अंडरस्टूड है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। कम से कम 2 लोग होंगे तभी हम पार्टनरशिप बना पाएंगे। 2 से कम लोगों के साथ इंडिविजुअली पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो फॉर द पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट प्रेस्क्राइब्ड नहीं की है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट हमें कहाँ से मिलती है? कंपनीज एक्ट से। तो एट प्रेजेंट द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स द लिमिट ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्टनरशिप। तो 2013 में सेक्शन 464 में क्या था? ये था कि भाई या तो मिनिस्ट्री प्रेस्क्राइब्ड कर देगी कि लिमिट कितनी रहेगी, अदरवाइज जब तक मिनिस्ट्री का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ये लिमिट उनकी तरफ से कितनी बना दी गई? 100। यानी कि इन 2013 सेक्शन 464 में जो लिमिट थी वो 100 थी और इसको अमेंड करने के लिए यानी कि इसको कम करने की परमिशन किसके पास थी? मिनिस्ट्री के पास थी। और इन 2014 में मिनिस्ट्री के मिसलिनियस रूल्स जब उन्होंने अपने दिए तो रूल नंबर 10 में इस लिमिट को चेंज किया गया और इन 2014 रूल नंबर 10 उसमें इस लिमिट को 50 कर दिया गया। यानी कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो रूल था ये एप्लीकेबल कब से हुआ? इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014।
ठीक है ना। 1 अप्रैल 2014 से ये रूल एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है ना। पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट ऑफ कैरिंग द बिजनेस टू शेयर द म्यूचुअल प्रॉफिट्स। एक्चुअली पार्टनरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए की जाती है। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जिसमें हम एग्री होते हैं प्रॉफिट्स को म्यूचुअल शेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब ये मुद्दा आता है कि प्रॉफिट शेयर होंगे या लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर लॉस भी शेयर करते हो। लॉस के लिए एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग पार्टनर लॉस शेयर करेंगे, बट हाँ सारे ही पार्टनर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है लॉफुल बिजनेस, ठीक है ना। लॉफुल बिजनेस मीन्स द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अलाउड द इलीगल एक्टिविटीज टू बी कैरिड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना। यानी कि हम पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन की हेल्प लेके एक एग्रीमेंट बना ले, है ना। एग्रीमेंट बनाकर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करें, और फिर हम ये नहीं कह सकते कि सब क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में एग्रीमेंट बनाकर काम को करने की परमिशन मिली हुई है तो हमने तो एग्रीमेंट बनाया है और अब हम इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं। तो अगर आपने कोई भी लीगल एक्टिविटी की है तो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकते, यानी कि लीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, यानी कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं है। इन अ जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो इन अ जनरल पार्टनरशिप जो लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड नहीं है। यानी कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेट से 5-5 लाख रुपया, 5-5 lakhs, ऑल थ्री कंट्रीब्यूटेड, तीनों ने 5-5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है। तो टोटल फर्म की अभी कैपिटल 15 लाख रुपए की, लेट से इन फ्यूचर मान लेते हैं कि फर्म के डेप्ट हो जाते हैं कई सारे, और इन दैट केस की फर्म के डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है कि उनकी कैपिटल को एक्सीड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिस्टर ए, अगर मान लेते हैं फर्म के डेप्ट 20 लाख है, तो क्या मिस्टर ए फर्म के डेप्ट बियर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, या मिस्टर बी रेस्पॉन्सिबल होंगे, या मिस्टर सी रेस्पॉन्सिबल होंगे, या कलेक्टिवली तीनों ही पे करेंगे? द आंसर इज ऑल द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। यानी कि सारे पार्टनर इंडिविजुअली और सारे पार्टनर मिलकर, यानी कि फर्म लायबल है फर्म के पूरे डेब्ट्स को पे करने के लिए। यानी कि अगर ए इतना सफिशिएंट फंड अरेंज नहीं कर सकता है कि वो अपना प्रपोर्शन डेब्ट का देगा, तो यहाँ पर बी और सी मिलकर बैलेंस का पेमेंट करेंगे। यानी कि ए इंडिविजुअली लायबल है पूरा पे करने के लिए, बी इंडिविजुअली लायबल है पूरा पे करने के लिए, और सी भी इंडिविजुअली लायबल है पूरा पे करने के लिए। यानी कि आउटसाइडर का पेमेंट हमें पूरा करना है। अब वो ए बी सी मिलकर करें, या ए इंडिविजुअली करे, या बी इंडिविजुअली करे, यानी कि लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म अनलिमिटेड रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर डेप्ट। यानी कि लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर को भी अनलिमिटेड माना गया फॉर द डेप्ट ऑफ द फंड, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इन द पार्टनरशिप there is the relation between the firm and partner, that is the relation of agent and principal। यानी कि पार्टनरशिप में जो फर्म है उसको प्रिंसिपल माना गया है और पार्टनर को एजेंट माना गया है। कोई भी पार्टनर अपनी एक्टिविटी के लिए फर्म को बाउंड कर सकता है, यानी कि कोई भी फर्म अपने पार्टनर यानी कि अपने एजेंट के द्वारा किए हुए किसी भी काम के लिए, उससे मिलने वाले किसी भी फायदे के लिए, उससे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए, या फर्म में अराइज होने वाली कोई लाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यानी कि एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है ना। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए बी सी तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस कैरी करते हैं, इन द फर्म ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में मान लेते हैं कि कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस के लिए ए रेस्पॉन्सिबल रहेगा या फर्म रेस्पॉन्सिबल रहेगी? तो आंसर इज द फर्म इज रेस्पॉन्सिबल, पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो बाकी के लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ए ने फर्म की कैपेसिटी में अंडर द फर्म उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स यानी कि फर्म रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर ए कौन है? एजेंट ऑफ द फर्म। ओके, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म में पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म होते हैं, एक अकाउंटिंग टर्म है सेपरेट एंटिटी और एक लीगल टर्म है सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके ना, दोनों में फर्क होता है। सबसे पहले बात करेंगे सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी एक्चुअली इट्स अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे इन अकाउंटिंग, हम हमेशा ये मानेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट हैं, तो बिजनेसमैन और बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसा देगा तो हम उसको बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा ले जाएगा तो उसको एज अ असेट्स और उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। ओके, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कानून की निगाह में किसी व्यक्ति और उसके संस्थान को अलग मानना। यानी कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ओनर्स आर डिस्टिंक्ट इन द आइज ऑफ लॉ देन सेपरेट लीगल एंटिटी इज देयर। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन और ओनर्स को डिस्टिंक्ट नहीं माना गया है इन द आइज ऑफ लॉ तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि फर्म के डेप्ट के लिए पार्टनर को रेस्पॉन्सिबल माना गया है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? द पार्टनर मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ ऑन ईच अदर, दे मस्ट बी जस्ट एंड ऑनेस्ट। ठीक है ना, पार्टनर को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए, वो जस्टिफाइड होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। यानी कि पार्टनर्स को एग्रीमेंट को फॉलो करना है, किसी भी प्रकार के मटेरियल फैक्ट्स को छुपाना नहीं है, किसी भी प्रकार से डिसऑनेस्टी नहीं करनी है और सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करने हैं। ठीक है ना, हर पार्टनर को ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी पार्टनर के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर में हम बात करेंगे पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्टनर्स को राइट है कि किसी भी पार्टनर को बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसको पूरा राइट है। दूसरा, टू बी कंसल्ट एंड हियर्ड बाय टेकिंग द डिसीजंस। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेती है तो पार्टनर को कंसल्ट करना है और उसको सुनना भी है ना। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, पार्टनर को राइट्स हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली और एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है ना, पार्टनर्स को राइट है कि वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो एज पर द एग्रीमेंट प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट, राइट टू अवेल द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ एडवांसेस दिए हैं, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर वो फर्म से इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि पार्टनर किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है। यानी कि अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होना है और अगर उसकी कंसेंट नहीं है उस पार्टनर के एडमिशन के लिए, तो किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को वो प्रिवेंट कर सकता है और वो पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है। राइट टू बी रिटायर। ठीक है ना, कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म से रिटायर हो सकता है, either by the agreement as per the agreement or by giving a written notice to the firm। ठीक है ना, within reasonable time। ठीक है, नेक्स्ट हम पे जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो रजिस्टर्ड फॉर्म है उसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, name and address of the partners, the type and nature of the business of the firm, the amount of capital contributed by the partner, whether the capital is fixed, कितना फिक्स है, और फ्लक्चुएटिंग है तो उसका लिख दिया जाएगा कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है ना, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो डीड से रिलेटेड बाकी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लेट, अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप की है, से कि ए ने काफ़ी सारा पैसा कंट्रीब्यूट किया है जबकि बी ने कुछ कम अमाउंट का ही कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है ना, और अभी उन्होंने एक पार्टनरशिप कंटिन्यू किया, तो क्या ये फ्यूचर में जाकर एक इशू अराइज हो सकता है कि भाई ए कहेगा भाई मैंने ज़्यादा पैसा लगा रखा था और बी तुमने कम लगाया है, तो फिर ए कहीं ना कहीं इंटेंडेड होगा कि मेरे को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, आप अभी इस चीज़ को अभी कंसीडर करो
और इसके लिए कोई ना कोई टर्म्स अभी डिसाइड करो जिससे कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू अराइज ना हो, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए अपना अनदर सोर्स ऑफ इनकम अपने अनदर बिजनेस में एंगेज्ड है, जबकि बी अपने बिजनेस को अनदर सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कार्ड करके सेक्रीफाइस करके फर्म में डेडिकेटेड रहता है। तो क्या हो सकता है कि बी कहेगा कि भाई फ्यूचर में मैंने क्योंकि ज़्यादा मेहनत की है तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, मेरे एफर्ट्स ज़्यादा थे, मैंने सेक्रीफाइस ज़्यादा किया है तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। हाँ, ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो क्या करें? तो अभी एग्रीमेंट बनाते टाइम पर ही इन सारे इश्यूज को, सारी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस को कंसीडर कर लेते हैं और इनसे रिलेटेड अभी ही टर्म्स को एग्रीड करते हैं और इनको लिख देते हैं। तो यानी कि पार्टनरशिप डीड के बाकी जितने भी टर्म्स होंगे वो डिपेंड करेंगे कि हम कितना ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं और कितने ज़्यादा अच्छे से हम टर्म्स को क्लैरिफाई कर पाते हैं। तो डीड में बाकी ज़्यादातर सारे टर्म्स हमें कंसीडर करने होंगे, वो सारे टर्म्स कंसीडर करने होंगे जो फ्यूचर में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि जो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो बिजनेस में पैसा लगाने के बाद उसको अपनी मर्जी से कभी भी विड्रॉल ना करे, तो क्या करते हैं? तो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशंस बना देते हैं कि भाई बिजनेस में इतना पैसा फिक्स कर दिया जाएगा जिसको पार्टनर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगर विड्रॉल करना है तो उसके लिए सारे लोगों की म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर ऐसा कोई टर्म्स हमने नहीं डाला है तो ठीक है, पार्टनर अपनी मर्जी से कभी भी पैसा ले जा सकता है और जरूरत के टाइम पर ला भी सकता है, जिसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने पैसा ज़्यादा लगा रखा है ना, और किसी दूसरे पार्टनर ने कम पैसा लगा रखा है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम एक कंडीशन डाल सकते हैं कि भाई पार्टनर्स को प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, है ना, जो भी नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म होगा ना उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही हम क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। किस चीज पर? कैपिटल पर। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन हम डाल सकते हैं अपने एग्रीमेंट में, तो उसकी रेट डिस्क्लोज कर सकते हैं कि इस रेट से दे देंगे। जिससे क्या होगा, आज ही ये एग्रीमेंट बन जाता है तो इसमें फ्यूचर में अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और किसी ने कम लगा रखा है तो उसको कोई एक्सेस बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं जनरली वो अपने डे टू डे लिवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं फर्म से होने वाले प्रॉफिट्स पर, ठीक है ना। वो फर्म से होने वाले प्रॉफिट को विड्रॉल करते हैं और अपने घर के सारे एक्सपेंसेस बियर करते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर फर्म से होने वाले प्रॉफिट का कुछ ज़्यादा हिस्सा विड्रॉल कर ले और कोई पार्टनर कुछ कम हिस्सा भी विड्रॉल करे, क्योंकि अगर हम फर्म के प्रॉफिट को रिटेन करते हैं तो वो रिटेन्ड अर्निंग हमारे बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम को इनहेंस करती है, क्योंकि वो फर्दर कंट्रीब्यूटेड हो जाती है हमारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। लेकिन अगर अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉल ज़्यादा किया है तो ऐसे सिचुएशन में वो पैसा उसने निकाल लिया जो फर्म के फर्दर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि कोई पार्टनर विलिंगली जानबूझकर ज़्यादा पैसा निकाले और उससे कहीं अपने अदर सोर्स से इनकम जनरेट कर ले, ओके ना। तो क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। यानी कि फर्म क्या करेगा, फर्म पार्टनर्स ने जो भी विड्रॉल किया है उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा पैसा विड्रॉल किया है तो ऑब्वियसली उससे फर्म ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ठीक है ना। और अगर किसी पार्टनर ने कम विड्रॉल किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज भी कम आएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी पार्टनर ने डेडिकेशन के साथ काम करना है, किसी ने ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है कि हम एग्री करें कि भाई उसको सैलरी दी जाएगी। तो ये जो भी कुछ है, ठीक है ना, कैपिटल फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, क्या रेट से देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा या नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो क्या रेट से रहेगा, लोन की ब्याज की रेट अगर हम म्यूचुअली डिसाइड करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सैलरी पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। कमीशंस, अगर पार्टनर कोई अच्छा परफॉर्म करता है, टर्नओवर में डेडिकेटेड रहता है तो उसको कोई कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशंस हम इसमें एग्री करके लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फर्म की ऑडिट ऑडिट होगी तो ऑडिट कराना है या नहीं कराना है,
ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बनाए जाएंगे, ठीक है ना, फर्म की बैंक अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, बैंक के क्लियरेंस के लिए चेक्स पर सारे पार्टनर्स के या कुछ पार्टनर्स के या किसी एक पार्टनर के सिग्नेचर के लिए जो भी टर्म्स होगी वो डिसाइड की जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके की सारी जो भी पॉसिबल टर्म्स हैं उनको डिसाइड कर कर डीड में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना है, अगर हमने मैक्सिमम टर्म्स को डिसाइड किया है और डीड में लिखा है तो वो डीड हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, लेकिन अगर आप इग्नोरेंस के साथ में डीड बना देते हो तो वो डीड आपकी फ्रूटफुल नहीं है, फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स को अराइज आसानी से होने देगी, ठीक है ना। तो इट इज़ बेटर कि सारे लोग मिलकर सारी सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करें, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें देखें और उसके बेसिस पर टर्म्स को एग्रीड करें और उसको अभी ही डीड में मेंशन करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीड क्या है भाई, डीड होने से आपके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और एज एविडेंस यूज कर लेंगे, ये सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर मान लेते हैं कि हमारी डीड में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे बीच में अभी एग्रीड नहीं हो पाई है, ठीक है ना, यानी कि डीड में कोई ऐसी टर्म्स मिसिंग है, कोई ऐसा इशू मिसिंग है जिसके ऊपर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं बना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आज मान लेते हैं इन फ्यूचर अगर वो प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। हम कहेंगे भाई एग्रीमेंट में क्या था, तो एग्रीमेंट में तो वो मिसिंग था पॉइंट। तो इन दैट केस अगर हमारे एग्रीमेंट में कोई पॉइंट मिसिंग होगा या एग्रीमेंट हमने नहीं बनाया होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस में हमारे काम की क्या क्या जानकारियां हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के शेयर का कोई प्रपोर्शन एग्रीड नहीं है, तो अगर पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में प्रॉफिट का कोई प्रपोर्शन एग्रीड नहीं किया है तो ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर इक्वल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सारे पार्टनर्स बराबर बराबर हिस्सा प्रॉफिट का शेयर करेंगे, यानी कि अगर दो पार्टनर हैं तो आधा आधा प्रॉफिट दोनों पार्टनर बांट लेंगे, तीन पार्टनर हैं तो वन थर्ड, और अगर चार पार्टनर है तो वन फोर्थ ईच, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर कैपिटल पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है किसी भी प्रपोर्शन में कम या ज्यादा, तो उनको ब्याज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्रीमेंट में इस चीज को लेकर कोई टर्म क्लैरिफाई नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि हम पार्टनर को कोई भी ब्याज नहीं देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उससे ब्याज लेना है। अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म है तो बेस्ट है उसको यूज करना है, लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म नहीं है तो आज ये डिसीजन लिया जाएगा कि एज पर द एक्ट नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, कोई पार्टनर अगर बहुत मेहनत करता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, तो क्या उसको सैलरी देनी है? द आंसर इज नो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दे सकते, वो फर्म से कोई सैलरी क्लेम नहीं कर सकता, कोई इसी तरीके से कमीशन भी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांसेस दिए हैं, लोन दिए हैं, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग है, उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो फर्म को जरूरत में दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो फर्म से इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। आपका एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उसको देना है, लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इन दिस टर्म, हम क्या करेंगे, हम एक्ट पे जाएंगे और एक्ट कहता है कि उस पार्टनर को एटलीस्ट 6% पर एनम की रेट से हमें ब्याज देना होगा, यानी कि फर्म उस पार्टनर को 6% सालाना से उसका ब्याज बियर करेगी, उसका ब्याज पे करेगी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद लगभग हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, ओके। अब कुछ छोटे मोटे सेक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 30, जैसा कि हमने बात किया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर को एज अ एग्रीमेंट पार्टी नहीं बनाया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एंटर नहीं हो सकता, बिल्कुल। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि माइनॉरिटी एक्ट
ये मानता है कि माइनॉरिटी एक्ट ये मानता है कि जो माइनर है ना वो इतना इनकॉम्पिटेंट है कि वो अपने फायदे के डिसीजन नहीं जानता होगा और उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है ना। तो यानी कि कोई भी माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर उसको बेवकूफ़ बना सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनर को एज अ पार्टी कंसीडर नहीं किया, यानी कि माइनर को एग्रीमेंट में एंटर होने से मना किया, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट ने परमिशन दी है कि माइनर को पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर हम एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी एक्ट के कारण कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता था माइनर को एज अ पार्टनर बनाने के लिए, हम उसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि वी कैन एडमिटेड अ माइनर एज अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ठीक है ना। यानी कि हम पार्टनर बना सकते हैं किसी माइनर को, लेकिन केवल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है ना। यानी कि फर्म के होने वाले लॉसेस और फर्म की लाइबिलिटीज के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड रहेंगी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रपोर्शन इन द कैपिटल, ठीक है ना। उसने जितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किया है उसकी लाइबिलिटी उस एक्सटेंट तक लिमिटेड रहेंगी, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर माइनर मेजॉरिटी की एज में जाएगा तो उसको इस बात को नोटिस के साथ बताना पड़ेगा कि वो फर्म को कंटिन्यू करना चाहता है या लीव करना चाहता है। अगर वो नोटिस दे के फर्म को लीव कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में वो फर्म के पुराने किसी भी डेब्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ना फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर वो फर्म को कंटिन्यू करता है तो आगे माइनॉरिटी के बेनिफिट उसे नहीं मिलेंगे और आगे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस और लाइबिलिटी के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा लाइक द अदर पार्टनर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सेक्शन 31 का प्रोविजन बताता है कि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा। तो एज पर द सेक्शन 31 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड आइदर बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर और बाय प्री एग्रीड टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि नए पार्टनर का एडमिशन होगा दो तरीके हैं, या तो सारे पार्टनर कंसेंट दें, यानी कि अगर पहले से इसको लेकर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आज सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं, कंसेंट देते हैं और सारे पार्टनर की कंसेंट के बाद एक नए व्यक्ति को हम पार्टनर पॉइंट एडमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने एग्रीमेंट बनाते टाइम पर ही एक न्यू पार्टनर के एडमिशन की टर्म्स एग्री कर रखी थी और अब हम नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं तो हम उस एग्रीमेंट के रेफरेंस को यूज करते हुए एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 32 कहता है कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है अपनी मर्जी से जब उसको लगता है, ठीक है ना। अब रिटायरमेंट के लिए भी दो तरीके हैं, या तो एग्रीमेंट में टर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग पार्टनर रिटायर हो जाएगा, और अगर एग्रीमेंट में कोई टर्म नहीं है और पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो सिंपली उसको फर्म को एक रिटन नोटिस विद इन रीजनेबल टाइम देना है और उसको फर्म से फिर रिटायरमेंट लेना होगा। आफ्टर द नोटिस एंड गेटिंग द रिटायरमेंट, सारे पार्टनर अगर एग्रीड रहते हैं और वो नोटिस दे के फर्म से रिटायर हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फॉर द फ्यूचर लॉसेज एंड लाइबिलिटीज उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट है 35 डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी कि अगर किसी बिजनेस में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के केस में ये माना जाएगा कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो अब मीनिंगलेस है, यानी कि उस एग्रीमेंट को हम सरेंडर करेंगे। अब फिर से एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में और फिर दोबारा से उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, यानी कि एट द टाइम द डेथ ऑफ द पार्टनर सारे सेटलमेंट प्रीवियस एग्रीमेंट के बेसिस पर हो जाएंगे और फॉर द फ्यूचर एक नया एग्रीमेंट दोबारा से इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन 69 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म, ठीक है ना। तो सेक्शन 69 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक बात क्लियर होती है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ठीक है ना। अगर पार्टनर्स चाहें या कोई लीगल गवर्नमेंट कंपल्शन ऐसा हो या उनके बिजनेस का नेचर ऐसा हो तो उन्हें फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पार्टनरशिप एक्ट कंपल्शन नहीं देता, यानी कि आप चाहें तो अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन ना कराएं, ठीक है ना। बट
रजिस्टर्ड फर्म के अपने एक्सेसिव बेनिफिट होते हैं, उसको लीगल एडवांटेजेस मिलती हैं और टैक्स एडवांटेजेस भी मिलती हैं। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आप चाहते हो ये बेनिफिट्स लेना, ठीक है ना, तो आप अपने बिजनेस का, अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर का थ्योरेटिकल लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब क्योंकि अब सारा प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन रहेगा, और क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन थोड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए आज हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आपको प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन में मैं P&L का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर P&L एप्रोप्रिएशन और बाकी अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप बताई जाएगी। ठीक है ना। होप सो आप सारे स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगा वो वीडियो, और आप हमारे दिए हुए नंबर पे अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने रिव्यूज़ और अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जिसको विद इन रीजनेबल टाइम हम रिजॉल्व करेंगे।